मेरे द्वारा बनाया गया सच्ची घटना पे कोई भी वीडियो आपको परेशान करने के लिए नहीं है, न ही आपका दिल दुखाने के लिए, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपने परिवारों का ख्याल रखें। चलिए इसी कड़ी में एक आज फिर सच्ची घटना पर आधारित एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये घटना 1970 की होती है। एक जज साहब की तैनाती होती है जिनका नाम होता है एनके चौधरी। जी हाँ, जैसे ही एनके चौधरी अपनी सरकारी आवास पे जाते हैं, अब उस जाने के बाद कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। अब पूछा जाता है कि उनसे जब ये क्यों नहीं रह पाएंगे आप यहाँ, तो कहते हैं कि यहाँ भूत रहता है। वो जैसे वो अपने से बड़े अधिकारी को सरकार तक ये बातें पहुंचाए तो उनका बंगला खाली करवा दिया जाता है। उनके पास दूसरे जज की भी नियुक्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से ये जज ने वही बात कहा कि यहाँ पे भूत रहते हैं। अब सरकारी बंगले को लोग सरकारी आवास के नाम से कम और भूत बंगले के नाम से लोग ज्यादा इसको जानने लगे। सरकार ने उस बंगले को तुड़वा करके उसकी खुदाई जब करवाते हैं तो उसके भीतर से चार लाशें मिलते हैं। और जैसे ही 4 लाशों की बातें सामने आती है तो इस मामले की जांच पड़ताल करवाई जाती है और फिर पता चलता है कि एक जज ने ही चारों कत्ल कर दिए थे। जैसे ही मामले की पूरी सुनवाई होती है उसके बाद उस जज साहब को यह सजा दी जाती है कि ये इनको फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक इनके प्राण न इनके जान न निकल जाए। ठीक ऐसा ही कुछ होता है। संभवतः भारत देश के इतिहास की एक पहली ऐसी घटना होगी जिसमें किसी जज को फांसी का सजा न केवल दिया गया हो बल्कि फांसी पे चढ़ाया भी गया हो। यह भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया के भीतर भी ऐसा कहा जाता है कि किसी भी जज को कभी फांसी तक नहीं पहुंचाया गया। आज उसी भूत बंगले की कहानी, उस जज साहब की कहानी, आखिरकार पूरा माजरा क्या था, इसी के बारे में बात करने की प्रयास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल ये असम राज्य का एक जिला पड़ता है धुर्री। दरअसल इसी धुर्री जिला का एक घटना होता है। एक पुलिस वाला अपने बहन को ढूंढते ढूंढते कभी इस शहर कभी उस शहर लगातार वो ढूंढ रहा था, दौड़ता भागता था, लोगों के पास जाता था, अपनी परेशानी बताता था, कहता था अपनी मेरी भांजी है, 3 भांजियां हैं, मेरी बहन है, वो मिल नहीं रही, आखिर क्या करे तो क्या करे। जैसे वो पुलिस वाले अपने खबरी को लगाए हुए थे तो खबरी से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के भीतर एक दार्जिलिंग जिला है और उसी का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मशहूर एक खूबसूरत शहर होता है जिसका नाम होता है सिल्लीगुड़ी। सिल्लीगुड़ी में एक सिवाई होटल का एक कमरा होता है, कमरा नंबर 3, रूम नंबर 3। जैसे वहां पे जाना चाहिए। जैसे वो खबरी पुलिस वालों को इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है, वो पुलिस वाला 8 अगस्त 1970 को कई पुलिस वालों के साथ जब उस होटल के कमरा नंबर 3 का, सिवाय होटल के कमरा नंबर 3 का जब दरवाजा खटखटाता है तो उस खटखटाने के बाद एक उस बुजुर्ग व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति उससे कमरे से बाहर निकलता है। जब वो निकलता है तो पूछता है कि ये मेरा बहनोई है जिसको मैं कई महीनों से तलाश कर रहा हूँ। अब पुलिस वाले उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद उससे बस एक ही बात, एक ही सवाल किया जाता है कि जो मेरी बहन है पुतुल, वो अब कहाँ है? जो मेरी भांजी 3 है, नीलू, लूना और बफूंत, ये तीनों कहाँ है? बस इसी के बारे में तुम बता दो। हमारा तुम्हारा से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा तुम्हारा से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अब पुलिस वाले ने काफी इत्मीनान से, बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही आराम तरीके से पूछा। दरअसल वो व्यक्ति जिससे पूछा जा रहा था, उस व्यक्ति का नाम होता है उपेंद्र नाथ राजखोवा होता है, जिसकी अभी हाल ही में यानी कुछ ही दिन पहले वो रिटायर्ड हो गए थे उस दौरान। और क्योंकि धुर्वी जिले के भीतर उनकी पोस्टिंग होती है जज के रूप में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में। फिलहाल वो उस समय रिटायर हो गए थे, लेकिन पुलिस वाले फिर भी जज साहब के कारण से काफी इज्जत से बात कर रहे थे। जज साहब से बात पूछा जा रहा था कि ये 4 लोग जो गायब है, यानी 4 महिलाएं जो गायब है, माँ और 3 बेटी, इनके बारे में जो भी जानकारी आपके पास है वो बता दो। वो कहते हैं कि दिल्ली में मेरा एक भाई है, ये चारों के 4 उन्हीं के पास है। पुलिस वाले ने ये प्रयास करने का, पता करने की कोशिश किया कि दिल्ली में कोई भाई है, वहाँ पे सच में है या नहीं है। तो वहाँ से जब पता करने का प्रयास करते हैं, काफी मुश्किल के बाद ये पता चलता है कि वहाँ पे कोई महिला पहुंची नहीं है जो जज साहब के परिवार से बिलोंग करता हो। कोई है ही नहीं ऐसा। वो कई और बहाने बनाने के बाद पुलिस वाले आखिरकार काफी परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद जज साहब को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि जज साहब सही से जानकारी दे ही नहीं रहे थे, सही से कुछ बातें बता ही नहीं रहे थे। इसी बीच में जब जज साहब को गिरफ्तार करने की बात होती है तो जज साहब कहते हैं कि मैं अपने कपड़े बदलकर अंदर से आ रहा हूँ। अब जैसे वो कपड़े बदल करके आऊंगा, आप मुझे यहाँ से आराम से ले चलना। अब जैसे जज साहब रूम के भीतर जाते हैं, रूम के भीतर के बाद कपड़े बदलने में बहुत देर लग जाता है, यानी कहते हैं कि मतलब 10 मिनट 20 मिनट लग जाता है। तो पुलिस वालों को ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जज साहब यहाँ से भाग ही जाए। अब जैसे भीतर वो जाकर के, वो जो पुलिस वाला जो उनका साला था, वो जाकर के देखता है कमरे के भीतर, रूम के भीतर जज साहब बेड पे पड़े होते हैं। उन्होंने अपने पेट में खुद से चाकू मार लिया था। काफी गहरा जख्म होता है। गहरा जख्म होने के कारण
उन्हें उसी टाइम तत्क्षण आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया जाता है, इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। जैसे इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है, अब उनको ठीक से होश तक नहीं आता है, बोलने की स्थिति में भी नहीं होते हैं, उसी दौरान उनके कमरे की रूम की तलाशी ली जाती है। रूम की जब तलाशी ली जाती है, उसमें एक छोटा सा कागज का एक पर्ची मिला, उस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ होता है पुतुल, नीलू और लूना बफौत, ये अब इस दुनिया में है नहीं तो मैं जी करके क्या करूंगा। जैसे इस तरह की बात लिखी हुई थी, पुलिस वाले के कान चौंक जाते हैं। पुलिस इस चक्कर में जुट जाती है कि आखिरकार ये लोग हैं नहीं तो फिर है कहाँ, इनकी लाश कहाँ पे है। पुलिस यही बात पता करने की प्रयास कर रही थी, यही वो पुलिस वाला पता करने का प्रयास कर रहा था कि उसमें एक बहन होती है पुलिस वाले का, 3 पुलिस वाले की भांजियां होती हैं। अब जब जज साहब को होश आता है तो जज साहब से फिर पूछा जाता है कि कहाँ हैं, उनके बारे में जब पुलिस अपने तरीके से काफी सख्ती दबाव से जब जज साहब से पूछताछ करती है तो जज साहब आखिरकार टूट जाते हैं और टूट करके वो सारी सच्चाई बताते हैं। कहते हैं सरकारी बंगले के भीतर उनकी लाश दबी हुई है, वहीं पे पता चलेगा। जिसे सरकारी बंगले के ऊपर लाश दबी हुई है तो पुलिस वालों के सामने एक सवाल होता है, एक बुजुर्ग जज आखिरकार गड्ढा खुद करके इतना दबा कैसे सकता है 4-4 लोगों को। आखिर पुलिस पूरे जांच के बारे में सोचा। पुलिस पहले लाश देखते हैं 11 अगस्त 1970 को, जब वो उस बंगले की अलग अलग जगह पे गड्ढे खुदवाए गए तो 2 गड्ढों के भीतर 4 के 4 लाश वहां से निकल जाती है। जब उनकी पहचान जब हो जाती है, उनके कपड़ों के आधार पर जब शिनाख्त हो जाती है बॉडी स्ट्रक्चर के, क्योंकि लाश काफी गल चुकी होती है और आखिरकार उनको पहचान लिया जाता है। और 4 के 4 लाश जो होती है, दरअसल पुलिस वाला जो होता है उसकी बहन यानी पुतली उर्फ पुतुल राजखोवा जो होती है, उसकी एक भांजी होती है जो सबसे पुलिस वाले की सबसे बड़ी भांजी होती है, जिसमें कुमारी निर्मली उर्फ लीनू होती है और तीसरी भांजी होती है जोलानी उर्फ लूना राजखोवा और अगली भांजी होती है रूपाली उर्फ रूपरेखा उर्फ भन्नू राजखोवा। इन चारों की लाश मिल जाती है पुलिस वाले की। अब जिम्मेदारी होती है कि आखिरकार वो किस प्रकार से गड्ढा खोदा गया, क्यों हत्या की गई, कई तरह के पुलिस वाले के पास सवाल होते हैं। पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए जुट जाती है। पुलिस ने अलग अलग लोगों से पूछताछ करने का प्रयास किया था। पूछताछ करने पे पता चलता है कि 2 गड्ढे खोदे गए थे और 2 गड्ढे भी सरकारी अधिकारी यानी उनके जो साथ जो जुड़े हुए चपरासी होते हैं, जज साहब के साथ जो खाना वाना बनाते हैं, सब्जी लाते हैं, उन्हीं से जज साहब गड्ढे खुदवाए थे। 2 गड्ढे इसलिए गहरे गहरे खुदवाए थे ताकि उसमें कुछ काम कर सके, फूलों वगैरह की खेती कर सके। कुछ तरह के बहाने लगा लिए थे। जब जज साहब नहीं कहते थे कि रुक जाओ, तब तक उन चपरासी बाकी जो उनके साथ जो अर्दली होती तब तक उनकी हिम्मत नहीं थी। जज ने जो आदेश दिया था उसको मानना ही था। उस चपरासी को गलती ने उन्होंने गड्ढे खोदे थे। पता चलता है पुलिस जब जांच कर रही थी तो 10 फरवरी 1970 को जो है ये जो पत्नी जो होती है जज साहब के बड़ी बेटी जो होती है लीनू, आखिरकार वो जो है 10 फरवरी 1970 तक जो है सुबह के समय तक देखे गए थे। उससे पहले थे ही और उसके बाद कभी वो देखे ही नहीं गए। जब चपरासी से बाकी सारे लोगों से जब बातें की गई, पुलिस वाले पूछताछ किए, बाकी 2 बेटियों के बारे में पूछा गया तो कहा वो तो यहाँ रहती ही नहीं थी, वो गुवाहाटी के भीतर रहती थी, वहां पर रह करके वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। अब जज साहब ने उन दोनों बेटियों को भी धोखे से वहां से बुलवा लिया और उनको 25 फरवरी 1970 तक देखा गया था। उसके बाद उन दोनों को भी नहीं देखा गया। यानी पहले पत्नी और बेटी की हत्या हुई थी, 10 फरवरी के उनके सबको दफना दिया गया था और 25 फरवरी 1970 को ये दोनों और छोटी जो बेटी होती है उन दोनों बेटियों की भी लाश जज साहब को दफना देते हैं। गड्ढा तो खुदवाया गया था कर्मचारियों से फूलों की खेती के बहाने से, लेकिन गड्ढा जो है उसको ढकने में, उसमें लाश डालने में जज साहब की भूमिका होती है। जज साहब खुद, कर्मचारी भी देखते हैं कि इस तरह से जो है कपड़े में मिट्टी सने होते हैं, कपड़े कर्मचारियों ने ही धोया था। तो पुलिस जब पूरी जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है एक उमेश वैश्य जो उनके अर्दली होते हैं उसके भी इस हत्याकांड में पूरी भूमिका रहती है। पुलिस ने इस मामले में काफी ईमानदारी से जांच करती है और एक छोटे छोटे भी पहलू के ऊपर वो एविडेंस जुटाने के प्रयास करते हैं। 55 ऐसे गवाह मिलते हैं जो जज साहब के खिलाफ जाते हैं। जब 55 गवाहों से गवाही दिलाई जाती है तो निचली अदालत के भीतर जब केस जाता है तो निचली अदालत में जज साहब पूरी मामले को सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान ही एक बात और बता दें आपको, जब उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है जज साहब में, तो कटघरे में खड़ा होने के बाद जज साहब जिनका नाम होता है उपेंद्र नाथ राजखोवा, वो जाकर के सबके सामने हाथ जोड़ कर करके अभिवादन करते हैं। उसके बाद उसकी सुनवाई होती है तो फिर उस देख करके साफ साफ ऐसा लग रहा था बिल्कुल ठीक है और इनका जो मानसिक स्थिति है पूरी तरह से ठीक है। हालांकि इस पूरी घटना की सुनवाई से पहले एक बार फिर से वो अपने जीवन की लीला को खत्म करने की, समाप्त करने की प्रयास किया था और शायद इसीलिए उनको हर समय सुरक्षा की श्रेणी में रखा जाता, कहीं ऐसा ना हो कि जज साहब के साथ कोई अप्रिय घटना का हो जाए।
जब ये अदालत के भीतर, निचली अदालत के भीतर केस की सुनवाई होती है, तब सुनवाई पूरा हो जब होता है, करीब 1 साल तक इसकी लगातार सुनवाई चलती है। सुनवाई के बाद जज साहब ने यानी उपेंद्र नाथ राजखोवा को जो है फांसी की सजा का हुक्म निचली अदालत सुना देती है और कहा जब तक इनका प्राण न निकल जाए तब तक इनको फांसी के फंदे तक लटका करके रखा जाए। 55 गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर जो इनको फांसी की सजा दी जाती है, कुछ समय बीत जाता है, इनको ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट के भीतर अगर अपील की जाएगी तो शायद यहाँ से कुछ सजा कुछ कम हो जाएगी। इसके बाद जज साहब उपेंद्र नाथ राजखोवा जो होते हैं वो हाईकोर्ट के शरण में जाते हैं और हाईकोर्ट में अपील करते हैं। हाईकोर्ट जो वहाँ जब अपील करते हैं तो कहते हैं साहब मेरी सजा को थोड़ा कम कर दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा और सबूतों के अभाव के चलते जो उनका अर्दली होता है, जिसका नाम होता है उमेश वैश्य को जो है काफी बिना सबूत की वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है और जज साहब जो मुख्य आरोपी बनते हैं और हाई कोर्ट में भी जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से कोई उनको राहत नहीं मिलती। इसके बाद जज साहब रुख करते हैं, यानी पूर्व जज साहब रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है। सुनवाई करने के बाद जो है कई तारीखें पे तारीख गुजरती है, तारीखें लगातार मिल रही थी, मामला लगातार सुर्खी बटोरता है कि भारत देश के इतिहास का पहला ऐसा जज है जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है और वो जज अपने जीवन को बचाने के लिए लगातार अपील कर रहा है, कोर्ट दर कोर्ट बदल रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी उस सजा को, निचली अदालत की जो सजा था उसको बरकरार रखता है, कहता है उनको फांसी के फंदे तक तब तक लटका के रखा जाए जब तक इनकी प्राण न निकल जाए। आखिरकार जज को जो और एक आखिरी रास्ता बचता है, राष्ट्रपति के यहाँ अपील करके उस सजा वहां से कुछ कम हो सकती थी। जब राष्ट्रपति पूरे मामले की जब सुनवाई देखा, परखा, समझा और उनसे यही जानने की भी प्रयास की गई थी कि आखिर उन्होंने हत्या क्यों किया, लेकिन जहां जहां तक ये पूरी विवाद पहुंचा था, जज ने कभी अपना मुंह तक नहीं खोला कि अपनी 3 बेटी और पत्नी की हत्या आखिर क्यों किया था उन्होंने, इसके पीछे की क्या कारण था। राष्ट्रपति ने भी उनकी जो सजा होती है उनको बरकरार रखा और 14 फरवरी साल 1976 को ये तारीख मुकर्रर कर दी गई थी कि इनको फांसी पर लटका दिया जाए। इसके लिए असम का एक जिला होता है जोरहाट और जोरहाट के ही एक जेल होता है, उसी जेल के भीतर उनकी फांसी की तैयारी होती है। फांसी की तैयारी होने के बाद जो है इनसे आखिरी इच्छा भी पूछी जाती है। आखिरी इच्छा तो खैर ये कुछ भी नहीं बोलते पहले की तरह ही, लेकिन इनसे फिर से दोबारा जब पूछा जाता है, जो साला इनका जो पुलिस वाला होता है उनसे सवाल करता है कम से कम आप इतना तो कह जाओ कि तुमने मेरी 3 भांजी और मेरी बहन की हत्या क्यों किया था, बस इतना ही आपसे जानना चाहते। लेकिन जज साहब मरते मरते अपनी इस 4 जो हत्याएं उन्होंने किया था इसके पीछे की कोई कारण का कोई खुलासा नहीं किया, चाहे वो कोर्ट हो और चाहे पुलिस वाले हो। ये राज उस जज साहब के साथ हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया मिट्टी में, लेकिन ये कभी मुंह नहीं खोले। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को अगर फांसी की सजा हुआ तो भारत देश के किसी भी भीतर में किसी भी जज की हत्या के लिए फांसी के ऊपर अब तक शायद नहीं लटकाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य पहले हमने कहा आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहो, अपने परिवार वालों को ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।